आज के मुख्य समाचार। एसटीपी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने शिमला में किया जोरदार प्रदर्शन। घंडल पंचायत को मिला प्रदेश का पहला अत्याधुनिक पंचायत घर। महापौर पद पर अनुसूचित जाति समाज को मिले प्रतिनिधित्व। प्राकृतिक आपदा से सेब उद्योग संकट में। पार्सल डिलीवरी के नाम पर साइबर ठगी का नया तरीका। एनडीआरएफ को भेजी 32 गाड़ियां। रिश मैदान पर रक्तदान शिविर आयोजित। सड़क पर डटे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी। कुलदीप राठौर ने पत्रकारों से की बातचीत। बाढ़ प्रभावित इलाकों का पीएम मोदी ने किया हवाई सर्वेक्षण। अब समाचार विस्तार से। एसटीपी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन सेटू ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान यूनियन का प्रतिनिधि मंडल प्रबंध निर्देशक इंजीनियर वीरेंद्र ठाकुर से मिला और उन्हें 24 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। करीब 1.5 घंटे की बातचीत में कई मांगों पर सहमति बनी। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए यूनियन नेताओं ने मांग की कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और नेटवर्क के मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार समान काम के लिए समान वेतन और नियमित नियुक्ति दी जाए। साथ ही उन्होंने जोखिमपूर्ण काम को देखते हुए न्यूनतम वेतन से 40% अधिक वेतन, फैक्ट्री एक्ट के तहत पंजीकरण और सभी कानूनी सुविधाएं देने की मांग की। प्रदर्शन में सेटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा। बकाया आयकर का भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा। बकाया आयकर का भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा। सभी प्रकार के सुरक्षा उपक्रम देने होंगे, देने होंगे, देने होंगे। आज एसटीपी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन संबंधित सेटू का एक प्रदर्शन शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड एमडी कार्यालय के बाहर किया गया, जिसमें हमारी कुछ प्रमुख मांगों पर आज हमने ये प्रदर्शन किया, जिसमें प्रमुखतः समान काम का समान वेतन, जो सुप्रीम कोर्ट का 2016 का निर्णय है, जिसको हमने लागू करने के लिए वहाँ पर एक मांग रखी। उसके अलावा दूसरी मांग हमारी एक डिसीज़न रेलवे में आउटसोर्स कर्मियों के फेवर में आया है, जिसमें आउटसोर्स कर्मियों को रेगुलर किया गया है। तो हम उस निर्णय के आधार पर चाहते हैं कि ये निर्णय यहाँ पर भी लागू हो और ठेका प्रथा को ख़त्म करके सभी मजदूरों को पक्का रोजगार दिया जाए। उसके अलावा एक प्रमुख मांग और है, जो फैक्ट्री एक्ट, जिसके दायरे में एसटीपीज़ को लाने के लिए हमने मांग की है, क्योंकि जो फैक्ट्री एक्ट की कंडीशंस हैं उसको एसटीपीज़ उन कंडीशनों को पूरा करता है। उसमें 3 फेज की लाइट यूज़ होती है और 24 घंटे बिना रुके ये एसटीपीज़ काम करते हैं। लागू करवाने के लिए भी ये मांग हम प्रमुखता से रखते हैं। उसके अलावा मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट के तहत जितने भी सुरक्षा उपकरण उसमें हमें मिलने चाहिए, जिसमें पीपीई किट, फर्स्ट एड बॉक्स, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर्स इत्यादि, वह सब ठेकेदारों द्वारा जो हमें उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं, उस पर भी हमने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया और अपने नियोक्ता से मांग की है कि ठेकेदारों को ये सभी चीज़ें उपलब्ध करवाने के लिए उन पर दबाव बनाया जाए। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज संयुक्त रूप से घंडल पंचायत घर का उद्घाटन किया। इस मौके पर दोनों मंत्रियों को स्थानीय पंचायत की ओर से सम्मानित किया गया और उन्होंने लोगों की जन शिकायतें भी सुनी और प्रदेश का पहला अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पंचायत घर है। घंडल पंचायत घर पंचायत भवन कम सामुदायिक भवन के रूप में विकसित किया गया है, जिसे 2023 में बनाना शुरू किया गया था। इसका डिजाइन लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। अनिरुद्ध सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आज जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, उनका श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को जाता है। उन्होंने कहा कि घंडल पंचायत शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनती जा रही है, जहाँ राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी, जुडिशियल अकादमी, संस्कृत
पंचायत अकादमी, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान और डिग्री कॉलेज धामी जैसे संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिमला ग्रामीण में इस तरह के 9 नए पंचायत घर बनाए जा रहे हैं, जिन पर 14.72 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इनमें से 7 भवनों का उद्घाटन पंचायत चुनावों से पहले कर दिया जाएगा। उन्होंने ओखली और घरियाना पंचायतों के लिए 10-10 लाख रुपए की घोषणा भी की है। उन्होंने यह भी कहा कि चमियाना सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के लिए भविष्य में 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के लोगों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि घंडल पंचायत में लोक निर्माण विभाग के तहत 33 करोड़ और अन्य योजनाओं के तहत 11 लाख रुपए के कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिग्री कॉलेज धामी के रेस्टोरेशन पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष आपदा के लिए लोक निर्माण विभाग को 2400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके बावजूद विभागीय टीमें लगातार राहत कार्यों में जुटी हुई है। विक्रमादित्य सिंह ने पंचायतों से आय के नए स्रोत विकसित करने की अपील करते हुए कहा कि हर पंचायत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश का सेब उद्योग गंभीर संकट में घिर गया है। शिमला, कुल्लू, किन्नौर जैसे प्रमुख सेब उत्पादक जिलों में सैकड़ों सड़कें यातायात के लिए बंद पड़ी है। इस वजह से लाखों पेटियों में पैक की गई सेब की फसल बगीचों, ग्रेडिंग केंद्रों और ट्रकों में फंसी हुई है, जिसे मंडियों तक पहुंचाना अब बेहद कठिन हो चुका है। प्रदेश में हर वर्ष करीब 4,500 करोड़ रुपए का सेब कारोबार होता है, लेकिन इस वर्ष प्राकृतिक आपदा ने बागवानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। अकेले शिमला जिले में करीब 3.25 लाख सेब पेटियां फंसी है। वहीं कुल्लू में अभी भी 40 से 45 लाख पेटियां तुड़ान के लिए तैयार है, लेकिन सड़कें बंद होने से उनका भविष्य लटक चुका है। कुल्लू मंडी हाईवे बंद, जिससे 300 से अधिक गाड़ियां फंसी है, जिसमें लगभग 70,000 क्रेट सेब है। इसके अलावा मंडियों में व्यापारियों द्वारा खरीदा गया करीब 1 लाख क्रेट सेब भी ट्रकों में फंसा हुआ है। किन्नौर में सेब सीजन अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन जिले की टापरी फल्स मंडी में 8,000 से 10,000 पेटियां पहले ही फंस चुकी है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब सीजन अभी शुरू होना बाकी है, लेकिन नेशनल हाईवे 5 के बाधित होने से वहां से माल भेजना भी असंभव है। उद्यान विभाग ने बागवानों को फिलहाल तुड़ान रोकने की सलाह दी है। बागवानों ने प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से तत्काल सड़कों को बहाल करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते सड़कें नहीं खुली तो बागवानों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बागवानी का 20% से अधिक योगदान है। राज्य की बड़ी आबादी खेती और बागवानी पर निर्भर है। ऐसे में प्राकृतिक आपदा के कारण सेब उद्योग पर मंडरा रहा यह संकट न केवल बागवानों की कमर तोड़ सकता है, बल्कि प्रदेश की समग्र अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डाल सकता है। अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार और प्रशासन इस संकट से कैसे निपटते हैं। यदि जल्द राहत और बहाली कार्य नहीं हुआ तो यह आपदा हिमाचल के सेब उद्योग के लिए एक बड़ी आर्थिक त्रासदी बन सकती है। हिमाचल बहुजन महाशक्ति एकता समाज के संस्थापक करमचंद भाटिया ने मांग उठाई है कि नगर निगम शिमला में आगामी महापौर पद पर अनुसूचित जाति समाज के पार्षद को अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला में वर्तमान महापौर का कार्यकाल नवंबर माह में समाप्त हो रहा है। ऐसे में सामाजिक न्याय और सम्मान प्रतिनिधित्व की भावना को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति समाज से आने वाले योग्य पार्षद को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। करमचंद भाटिया ने कहा कि लंबे समय से अनुसूचित जाति वर्ग को नगर निगम के शीर्ष पदों पर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, जबकि यह समाज शहर के विकास में बराबर की भागीदारी निभा रहा है। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए इस बार निर्णय में संवेदनशीलता दिखाएं। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति समाज को आगे बढ़ने और सशक्त बनाने के लिए नीतिगत भागीदारी देना समय की मांग है। आज मैं जिस विषय को लेकर आया हूँ वो राजधानी शिमला से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी के नगर निगम शिमला में नवंबर में महापौर का पद जो है 2.5 साल पूरे होने के बाद आगामी चरण की ओर बढ़ रहा है। तो इसमें जो है हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति समाज को महापौर पद के लिए इस बार भागीदारी मिलना चाहिए, क्योंकि 2012 के बाद हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार के बाद नगर निगम शिमला के महापौर पद के ऊपर अनुसूचित जाति के पार्षदों को अभी तक स्थान नहीं मिला है, जबकि 12 से लेकर आज 25 तक
2012 से लेकर 2025 तक महिलाएं भी इस महापौर के पद पर, उप महापौर के पद पर रह चुकी है, लेकिन अनुसूचित जाति के व्यक्ति पार्षद को अभी तक पद नहीं मिला है। और इसको लेकर हालांकि जो मुझे पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीते कल नगर निगम शिमला की जो महिलाएं अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित पार्षदें हैं, जो हमने सुना है, जो क्षण के खबर आ रही है सूत्रों से, उसमें कितना हम दावा तो नहीं कर सकते हैं, उनकी भी बीते कल जो सुनने में आपस में सुगबुगाहट और बैठक हुई है महापौर पद के लाभी को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ जो नगर निगम शिमला के अंदर कांग्रेस समर्थक अनुसूचित जाति वर्गों के प्रत्याशी हैं, वो भी महापौर के पद की दावेदारी को लेकर अब अपनी रणनीति बना रहे हैं। और आने वाले समय में ये माहौल जो है गर्मरा सकता है, क्योंकि नवंबर में जब ये पद समाप्त हो रहा है तो इसको लेकर जो है अनुसूचित जी के पार्षदों में खुशी की लहर है कि उन्हें पूर्व सोहनलाल के महापौर, जो पूर्व नगर निगम शिमला के महापौर सोहनलाल 5 साल पार्षद रहे थे, तो उसके बाद 2012 के बाद जो है नगर निगम शिमला के अनुसूचित जाति के संबंधित कांग्रेस पार्षदों को इस बार महापौर के पद पर जो है बैठने का मौका मिलेगा और अनुसूचित जाति समाज के प्रतिनिधित्व करने का और सम्मान का मौका मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाई जी अनुसूचित जाति विरोधी कोई भी निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि इससे प्रदेश का अनुसूचित जाति समाज और राजधानी शिमला में नाराज हो सकता है। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाई जी की सरकार बनी है, अनुसूचित जाति समाज के लोगों का हर स्तर पर शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, अनदेखी हो रही है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। प्रदेश में जारी आपदा राहत और बचाव कार्यों को लेकर और अधिक मजबूती देने के लिए पीडब्ल्यू मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला के कच्चे घाटे स्थित महिंद्रा स्नो व्यू ऑटोमोबाइल शोरूम से 35 नई पिकअप गाड़ियों को हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। ये गाड़ियां आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों में सहायक होगी और पीडब्ल्यूडी विभाग पूरी मजबूती के साथ रेस्क्यू और राहत कार्यों में जुटा हुआ है। उन्होंने इस दौरान दुख प्रकट करते हुए कहा कि लाइन ऑफ ड्यूटी में 2 जेसीबी ऑपरेटरों की जान भी जा चुकी है, जो विभाग के समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विभाग ने कुल 70 गाड़ियों की खरीद का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके पहले चरण में 35 गाड़ियां करीब 3.5 करोड़ की लागत से खरीदी गई है, जो अब सीधे आपदा प्रभावित इलाकों में भेजी जा रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया कि इन गाड़ियों से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने, मलबा हटाने और जरूरी उपकरणों के परिवहन में काफी सहायता मिलेगी। साथ ही विभाग की तत्काल प्रतिक्रिया क्षमता में भी इजाफा होगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार राज्यों में आपदा प्रबंधन ढांचे को और अधिक मजबूत करने के लिए आवश्यक संसाधन और तकनीकी सहयोग सुनिश्चित कर रही है। जिस तरीके से आपदा चली हुई है, रेस्क्यू वर्क्स चले हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चले हुए हैं, सबसे पहले तो मुझे दुख भी है इस बात का कि हमारे दो जेसीबी और ऑपरेटर्स हैं, उनकी दुखद मृत्यु भी इस समय हुई। उन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में उनकी जान गई है और उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। पूरा सहयोग उनके परिवार को दिया जाएगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार के साथियों से बात करी है। सबसे पहले तो जो हमारे कर्मचारी हैं जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, चाहे जेईज है, एसडीओज है और भी जो हमारा ग्राउंड स्टाफ है, उनको सहूलियत होनी बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से आज काफ़ी लंबे समय से हम चाह रहे थे कि जो हमारा खास करके डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं थी, वहाँ पे गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई जाए। वैसे तो हमारा जो प्रपोज़ल है वो करीबन 70 गाड़ियाँ ख़रीदने का है, मगर पहले चरण में हमने 35 गाड़ियाँ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने खरीदी है, जो करीबन 3.5 करोड़ रुपए की लागत से, जिनका आज यहाँ से जो है वो उनको फ्लैग ऑफ किया गया है। और हिमाचल के अलग अलग इलाकों में जहाँ पर भी अभी हमारे सब डिविजन्स पर पीडब्ल्यूडी के गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं थी और लोगों को खास करके जो हमारे जेईज है, एसडीओज है, उनको हायर करके या अपनी गाड़ियों में जाना पड़ता था, उनको ये गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वो पूरी मजबूती से कार्य करें, पूरी मजबूती से आगे बढ़े और जो भी वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं उनको पूरी मजबूती से किया जाए। पिछले कल ही मैंने करीबन 2-3 घंटे का रिव्यू मीटिंग पूरे डिपार्टमेंट की ऑनलाइन मेरे कार्यालय से मैंने करी है और पूरा फीडबैक हमने जो है वो लिया है। कल के जो आंकड़े थे करीबन 1220 सड़कें करीबन प्रदेश के अंदर जो है वो बंद थी, उनको हमने समय के ऊपर खुलवाने का विभाग को निर्देश दिए हैं और लगातार हर जगह पे पोकलेन मशीन्स
जेसीबी मशीन्स, रोबो मशीन्स प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर लगी हुई है। जो हमारे दो मुख्य एनएच है, आपका जलोड़ी जोत वाला जो ओट लूरी एनएच है और चंबा भरमौर एनएच है, दोनों एनएच के ऊपर 10-10, 15-15 किलोमीटर के ऊपर एसडीओज और जेईज जो है वो तैनात है, ताकि समय के ऊपर उनको खोला जाए। और उसके साथ और भी जो हमारे लिंक रोड्स हैं वहाँ पर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो चौपाल का क्षेत्र है, वहाँ के इलाके में भी बहुत सा सेब अभी फंसा हुआ है। वहाँ के जो स्थानीय सभी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी मैंने बात करी है, डिपार्टमेंट के लोगों से भी बात करी है, और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वहाँ की सड़कों को खोला जाए। और वैसे और भी जो क्षेत्र है, ख़ास करके जो सेब बहुल्य क्षेत्र है, चाहे कुल्लू में है, चाहे मंडी में है, चाहे शिमला ज़िला में है, हर जगह में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो सड़कों की बहाली हो। और अब मौसम भी खुलना कुछ दिन से शुरू हुआ है, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में स्थिति जो है वो सामान्य प्रदेश के अंदर होगी। धर्मशाला क्षेत्र में ऑनलाइन पार्सल डिलीवरी के नाम पर साइबर ठगी का एक नया तरीका सामने आया है, जिसमें साइबर ठग लोगों को नकली मैसेज भेजकर उनके मोबाइल फोन और बैंकिंग जानकारी को निशाना बना रही है। शातिरों द्वारा भेजे जा रहे इन मैसेज में लिखा होता है कि आपके अधूरे पते के कारण पार्सल की डिलीवरी में समस्या आ रही है, और इसके नीचे एक लिंक दिया जाता है जिस पर क्लिक कर पार्सल की स्थिति जानने को कहा जाता है। स्थानीय निवासियों अभिषेक रंजन और साहिल ने बताया कि उन्हें भी ऐसे ही मैसेज मिले जिनमें प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनियों के नाम और लोगों का इस्तेमाल किया गया था ताकि यह असली लगे। हालांकि तीनों ने हाल ही में कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया था, जिससे उन्हें शक हुआ कि वे साइबर ठगी से बच चुके हैं। साइबर विशेषज्ञ के अनुसार इन फर्जी लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल फोन हैक कर लिया जाता है, जिससे बैंकिंग ऐप, पासवर्ड और व्यक्तिगत डेटा साइबर अपराधियों के हाथ लग सकता है। इससे न सिर्फ आर्थिक नुकसान हो सकता है, बल्कि आपकी पहचान का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। एएसपी साइबर क्राइम थाना धर्मशाला प्रवीण धीमान ने बताया कि साइबर ठग लगातार नए हथकंडे अपना रहे हैं और आम लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान नंबर से आए लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें और ऐसे संदिग्ध मैसेज मिलने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या नजदीकी पुलिस थाना से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि जागरूकता और सावधानी ही साइबर अपराध से बचाव का सबसे बड़ा कारगर उपाय है। प्रदेश की राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने एक बार फिर जमीनी नेतृत्व की मिसाल पेश की है। लगातार 7 दिनों से अवरुद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग 5 एनएच को बहाल करवाने के लिए मंत्री खुद निगुलसरी में सड़क पर उतर आए। उन्होंने एनएच पर ही कुर्सी लगाकर मोर्चा संभाला और राहत एवं बहाली कार्यों की निगरानी की। इससे पहले मंत्री नेगी ने भरमौर में मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे यात्रियों की सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को भी 9 दिनों तक मौके में रहकर अंजाम दिया। अब वे किन्नौर में भी सक्रिय भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, जिससे स्थानीय जनता को बड़ी राहत मिली है। एनएच 5 की बहाली से किन्नौर और शिमला के बीच यातायात दोबारा शुरू हो गया है। भारी भूस्खलन और बारिश के कारण यह मार्ग पिछले 1 सप्ताह से पूरी तरह बंद था, जिससे क्षेत्र में जरूरी आपूर्ति और आवागमन प्रभावित हो रहा था। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार लोगों की परेशानियों को लेकर गंभीर है और जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक वे खुद मौके पर डटे रहेंगे। उन्होंने प्रशासन और निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसे हालात से निपटने के लिए स्थायी समाधान तलाशा जाए। अमर शहीद लाला जगत नारायण के 44वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज पंजाब केसरी और मां श्यामला वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य प्रदेश में चल रही आपदा के समय अस्पतालों में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। इस रक्तदान शिविर में आईजीएमसी अस्पताल के चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ ने अपना योगदान दिया। शिविर में 70 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया ताकि आपात स्थितियों में जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके।
शिविर की खास बात यह रही कि रक्तदान के साथ साथ कई लोगों ने अंगदान करने की इच्छा जताई। विशेष रूप से नेत्रदान के लिए लोगों ने आगे आकर सराहनीय पहल की। आयोजकों ने बताया कि यह शिविर केवल रक्तदान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज में सेवा, जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर समाज सेवियों, युवाओं, डॉक्टरों और स्थानीय नागरिकों की बड़ी संख्या में भागीदारी भी देखने को मिली। उद्देश्य से ऐसा है जी, हम हर वर्ष ये ब्लड डोनेशन का आयोजन करते हैं। हमारे जो लाला जगत नारायण जी हैं, उनकी पुण्यतिथि पे हर वर्ष लगाया जाता है पूरे प्रदेश में, देश में, पंजाब के सिस्टम का। इस बार हमने इसको थोड़ा बड़ा करने, पिछली बार हमने कोई 50 यूनिट किए थे, इस बार हम चाह रहे थे कि 100 यूनिट हो जाएं, तो हमने साथ में सोसाइटी, श्यामला सोसाइटी के जो उनको भी जोड़ा, उनका सहयोग से भी हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो अभी तक 55 के करीब हो गया, तो 3 बजे तक लगेगा, तो 70 के करीब हो जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान महादान है, ये लोगों की मदद होती है। आजकल जिस तरह से आपदा आई है, ब्लड बैंक में ब्लड की काफ़ी कमी चल रही है, इस कारण भी हमने ये लगाया है और हर वर्ष हम इस तरह का आयोजन करते हैं। इसके साथ हम और भी गतिविधियाँ करते हैं, पौधारोपण करते हैं और भी लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को जो गरीब असहाय लोग होते हैं उनको राशन देते हैं। इस तरह से हम कार्य करते रहते हैं। आज माँ श्यामला वेलफेयर सोसाइटी और पंजाब केसरी मीडिया संस्थान और दोनों ने मिलकर जो है आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है ब्लड इकट्ठा करें। हमारा टारगेट आज का है कि हम कम से कम 70 यूनिट जो है ब्लड इकट्ठा करें और हम जो है उसको हॉस्पिटल में जैसे देते ही हैं। तो हम ये चाहते हैं, जैसे आप जानते हैं बहुत आपदाएँ देखो कितनी हो रही हैं आजकल, तो ब्लड की कमी है, तो इसलिए हमें लगा कि हमें एक ब्लड डोनेशन कैंप कर लेना चाहिए। तो हमने आज ब्लड डोनेशन कैंप किया है। तो मुझे लगता है रक्तदान महादान सभी को करना चाहिए। इससे कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है कि कुछ की कमी हो जाती है शरीर में किसी भी चीज़ की, लेकिन हमारा शरीर जो है और अच्छे से काम करना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ब्लड जो है उसका कोई विकल्प नहीं होता, रक्तदान करने का कोई और विकल्प नहीं है। इसीलिए मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि सब लोग आएँ और ब्लड डोनेट करें, क्योंकि हमारा जो ब्लड दिया हुआ किसी न किसी की जान बचाएगा और मुझे लगता है सभी लोगों को करना चाहिए। इसके साथ साथ मुझे ये भी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि माँ श्यामला वेलफेयर सोसाइटी जो है बहुत सारे काम करती है, जैसे ट्री प्लांटेशन है और ज़रूरतमंद लोगों को जो है ज़रूरत का सामान, जैसे सर्दियों का मौसम होता है आप जानते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है कंबल, वस्त्र आदि बहुत सारी वस्तुओं का जो है डोनेट करते हैं। उसके साथ साथ जो है हम लोग ये श्यामला माता के काली माता मंदिर में भी जो है वहाँ पर हम जो है लंगर का आयोजन करते हैं। मैं कल्याण चंद दीमान पार्षद कागली रोड से हूँ। मैंने आइस डोनेट की है और मेरे को बहुत खुशी है कि हमारे जाने के बाद भी इन आंखों से कोई इस संसार को देख पाए। वैसे तो ऐसा नहीं, वैसे हम समाज सेवी हैं तो हम तो वैसे भी लोगों के काम के लिए खड़े रहते हैं। तो हमें ये लगा कि हमारा जो शरीर आज हमारे साथ चला हुआ है, कई लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे देख नहीं पाते हैं, तो हमारे मरने के बाद अगर ये आंखें किसी और को ये संसार दिखाए तो इससे बड़ी खुशी और हमारे को कुछ और नहीं हो सकती। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश 2023 के आपदा से उबर भी नहीं पाया था कि फिर वही हालात बन चुके हैं। केंद्र से आपदा राहत राशि और दीर्घकालिक योजना की जरूरत है। राठौर ने अपने क्षेत्र की स्थिति को दयनीय बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत खराब है और सेब मंडियों तक पहुँचाने के लिए वैकल्पिक मार्ग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पानी की निकासी की कमजोर व्यवस्था और नियमों की अनदेखी से नुकसान बढ़ रहा है। उन्होंने केंद्र से राजनीति से ऊपर उठकर मदद की अपील करते हुए कहा कि हिमाचल के सांसदों को और मजबूती से राज्य की बात रखनी चाहिए। साथ ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और HPMC से भी सक्रिय सहयोग की जरूरत बताई। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने 3000 किलोमीटर की भारत छोड़ो यात्रा कर देश को छोड़ा है और लोकसभा में मजबूती से विपक्ष की आवाज बने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना नेता चुनने का अधिकार खुद है। राठौर ने यह भी बताया कि राहुल गांधी जल्द ही हिमाचल का दौरा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री हिमाचल की धरती पे उतर चुके हैं
हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं। और अभी मुझे लगता है आपदा को लेकर बैठक चल रही है। हमें प्रधानमंत्री जी के दौरे से बहुत ज़्यादा आशाएं हैं। हालांकि काफ़ी समय बीत चुका है। जो मंडी में त्रासदी हुई उसके बाद पूरे प्रदेश में हुई। हमें लगता था कि हिमाचल को जल्दी ही केंद्र सरकार से मदद मिलेगी। हिमाचल को विधानसभा में सभी दलों ने मिलकर, पक्ष और प्रतिपक्ष ने मिलकर आपदाग्रस्त राज्य की घोषणा की और केंद्र सरकार ने सबसे मिलकर गुहार लगाई कि हिमाचल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है केंद्र सरकार करे। क्योंकि बहुत सारी जगह पे परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आप एक तरफ से रास्ता खोलते हो, रोड खोलते हो और दूसरी तरफ से बंद हो जाता है। ये प्रकृति के साथ जो खेल है ये लगातार चल रहा है। लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग के हैं, हमारे जल शक्ति विभाग के हैं, बिजली विभाग के हैं, पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। लगता है जंगल कट रहे हैं क्योंकि पर्यावरण की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बात सही है कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी मौसम बदल रहा है और लगता है कि जो हालात 2023 में हुए, अभी हुए, आने वाले समय में हमें लगभग हर वर्ष इन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इन परिस्थितियों के लिए भी हमें जो है तैयार रहने की ज़रूरत है। और आज छोटी छोटी बातों को छोड़कर हम सामूहिक प्रयास करें ताकि आने वाले समय में हम इस आपदा से निकलें और इस तरह की परिस्थितियां प्रदेश में बने कि हम इस तरह की आपदा का सामना कर सकें। लेकिन लगता है कि शांता कुमार जी ने अपने इस बयान से जो हमारी वो पुरानी और दुखद स्मृतियां थी उनसे धूल हटा दी। राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनकी दादी ने, जिनके पिता ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण दिए। मैं इसलिए ये बात नहीं कहता कि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि एक नेता बताइए जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला हो और 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की। वो कोई एयर कंडीशन कमरों में बैठकर राजनीति नहीं कर रहे, वो जनता के बीच में गए। हर मौसम का उन्होंने सामना किया, बारिश हो, धूल हो, बर्फ हो, वो लोगों के बीच में गए। 2 जगह से चुनाव जीते, नॉर्थ से भी जीते, साउथ से भी जीते। और लोकसभा में जिस ढंग से वो मजबूती से एक प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, सरकार को तकलीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और स्थिति की जमीनी समीक्षा के बाद प्रदेश को 1500 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। गगल एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री, राज्यपाल और नेता प्रतिपक्ष उप मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कांगड़ा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण करने के बाद स्तरीय समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने राहत व पुनर्वास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कर्मियों से बातचीत कर उनके कार्यों की सराहना की और कहा कि केंद्र सरकार राज्य के साथ हर संभव सहयोग करेगी। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समय राजनीति का नहीं, सेवा और सहयोग का है। हिमाचल को इस संकट से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार हर कदम पर राज्य के साथ है।
हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई भीषण बारिश और भूस्खलन से जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ है और राज्य पुनर्निर्माण की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की यह घोषणा राज्य के लिए बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है।